5वीं यूनिट का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है यूनिट 5। फर्स्ट टॉपिक हम इसके अंदर देखेंगे महासागरीय नितल की बनावट। महासागरीय नितल की बनावट। कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। बस इसके पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ आएंगी। अगर आप डायग्राम याद रख लेते हो ना अच्छे तरीके से, तो पूरी कहानी आपको याद रह जाएगी। देखो, महासागरीय नितल के अंदर हमें क्या बताना है, नितल की बनावट या समुद्र तल की बनावट या महासागरीय उचावच, ठीक है। इन सब की कहानी को अपने को बयां करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे कि महासागर के अंदर जाने पर हमें क्या क्या जो है लैंडस्केप में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके के आप एक डायग्राम बनाओगे। ये हो गया हमारे पास में गर्त, ये हो गए सी माउंट, गुयाट, ये हो गए विकटक। इस तरीके से इसमें क्या है, ये समुद्र तल, तो ये हो गया समुद्र तल। यहाँ ध्यान देंगे कि इस समुद्र तल से नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे की ओर गहराइयाँ शुरू होंगी। इसको हम 0 लेवल मानते हैं, 0 किलोमीटर यानी 0 पॉइंट यहाँ पे होता है इसका। यहीं से ऊंचाइयाँ नापी जाती हैं और यहीं से गहराइयाँ नापी जाती हैं। गहराई में जाने पर हमें 200 मीटर की गहराई तक, 0 से लेकर के 200 मीटर तक की गहराई तक हमें जो मिलेगा वो होगा महाद्वीपीय मगन तट। मगन तट। दूसरा, उसके बाद में 200 से लेकर के 2000 मीटर तक की गहराई तक जो हमें मिलेगा ये हो गया डाल, महाद्वीपीय डाल। ये महाद्वीप का मगन तट है और ये महाद्वीप का डाल है। उसके बाद में आगे चलेंगे तो यहाँ शुरुआत हो जाती है नितल की। नितल, तो नितल जो है वो 2000 मीटर गहरा भी हो सकता है, 3000 मीटर गहरा भी हो सकता है। तो यहाँ 2000 से लेकर के 6000 मीटर गहराई तक नितल। नितल किसे कहते हैं, समुद्र का निचला जो तल है इसे हम नितल कहते हैं। अब इस नितल पर हमें, यानी इसको हम कह सकते हैं महाद्वीपीय प्लेन्स कह सकते हैं, सॉरी महासागरीय प्लेन इसको कहा जाता है, ओशन प्लेन इसको कहते हैं। यानी इसको बेड कहते हैं, ओशन बेड कहेंगे, या इसको हम मैदान कहेंगे। तो ये मैदान हो गया। अभी जिस प्रकार से हमें धरातल पर हमें मैदान, पर्वत, पठार ये सब मिलते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक तो आपको ध्यान रखना है मैदान, मैदान। एक हमें यहाँ पर मिलने वाला है वो है गर्त। एक यहाँ पे हमें मिलने वाला है सी माउंट। सी माउंट। एक हमें यहाँ पे मिलने वाला है गुयाट, ठीक है, गुयाट। ये है हमारे पास में कटक। अगर कटक की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से बाहर होगी, कोई कटक हो या कोई सी माउंट हो, सी माउंट हो, अगर वो कहाँ भी समुद्र तल से बाहर आ जाए, ठीक है ना, समुद्र तल से बाहर आ जाए तो कौन सा हमें लैंडस्केप मिलेगा, द्वीप। ये हो गया। चलिए, इतनी कहानी आपने, इतना जो पॉइंट है ये बनाना है और इसी को पूरे को बयां करते करते हमारा महासागरीय नितल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या क्या बताना है। हमारे पास में आ गया सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट। तो महाद्वीपीय मगन तट के अंदर आप ये बताएंगे कि समुद्र के गहराई में जाते समय हमें सबसे पहला जो स्थलाकृति मिलती है वो है महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट का ढाल इतना स्लो होता है ना, इतना बिल्कुल 1 से 2 डिग्री इसका स्लोप होता है, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे जैसे हम महासागर के अंदर जाएंगे ना, वैसे वैसे गहराई जो है बढ़ती जाएगी। लेकिन वो बढ़ेगी किस दर से, बिल्कुल 1 डिग्री 2 डिग्री के हिसाब से बढ़ेगी, बिल्कुल स्लो। और जो होते हैं महाद्वीपीय ढाल, ये बिल्कुल खड़े होते हैं। ये 45 डिग्री सीधा का सीधा, यानी सीधा अपन 45 डिग्री के कोण पे नीचे जा रहे हैं। तो 45 डिग्री कोण पे नीचे जाएंगे तो ढाल है, और अगर 1 से 2 डिग्री का स्लोप आएगा तो समझ लेना वो महाद्वीपीय मगन तट है। महाद्वीपीय मगन तट 200 मीटर की गहराई तक होते हैं।
यहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप जो होते हैं यहाँ जमा हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, ये किसके लिए फेमस है? नदियों द्वारा बहाकर लाया गया जो भी क्या होता है, अपरदित पदार्थ होता है, उस सारे पदार्थ का जो निक्षेपण होता है ना, वो इसी एरिया में होता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, ढाल। तो ढाल के अंदर क्या होता है? यह 200 से 2000 मीटर की गहराई तक खड़े कगार वाले जो क्षेत्र होता है उसे हम महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। ये ढाल जो होता है यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कोई निक्षेप जमा नहीं होता है। यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता है। यहाँ ढाल 1 से 2 डिग्री का होता है, यहाँ ढाल 45 डिग्री का होता है। तो ये खड़े कगार का हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कह सकते हैं कि महाद्वीपीय ढाल पर हमें कंदराएं देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? कंदराएं। कंदराएं, कंदराएं क्या होती हैं? अंत सागरीय गुफाएं। ठीक है, अंत सागरीय गुफाएं। तो ये अंत सागरीय गुफा कैसे बनती है? कई विद्वानों के अनुसार नदी का जो पानी है जब वो नीचे तक जाता है ना, धार लगती है ना जब पानी की, तब उससे क्या है, यहाँ गुफाएं, मतलब आप सीधा मान के चलो कैनियन, इसे कहते हैं अंत सागरीय कैनियन। कैनियन क्या था अभी? कैनियन जब हमने नदी के अंदर देखा था कि नदी जब पहाड़ों से नीचे उतरती है तो सबसे पहले वी आकार की आकृति बनाती है। वी के बाद में कौन सी बनाती है? यू आकार की बनाती है। यू के बाद में क्या बनाती है? गार्ज बनाती है। और गार्ज के बाद में क्या बनाती है? कैनियन बनाती है। तो मतलब इस शेप के अंदर यहाँ पर गहरी गहरी खाइयाँ हमें देखने को मिलेंगी, जिसे अंत सागरीय कैनियन कहा जाता है या कंदराएं कहते हैं। ये हो गया हमारे पास में। उसके बाद में नित्तल की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। महासागर का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो महासागरीय नित्तल होते हैं। यहाँ पर आकर के मतलब महासागर की गहराइयाँ खत्म हो जाती हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा समुद्र का दबाव होता है। और नित्तल के अंदर हमें जो मिलने वाली स्थलाकृति हैं वो ये होंगी। सबसे पहले हमें मैदान मिलेंगे, महासागरीय मैदान, इसका अलग से पॉइंट बनेगा। तो आप लिखोगे महासागरीय मैदान, तो आप लिखोगे इसके अंदर कि ये 2000 से लेकर 4000 मीटर की गहराई तक का वह प्लेन सरफेस, यानी वह समतल भाग होता है जो महासागर के तली पर होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं या नित्तल कहते हैं। दूसरा है गर्त। गर्त जो होते हैं ये गहरी गहरी खाइयाँ होती हैं। भी ये क्या होती हैं? खाइयाँ होती हैं, जिसमें से एक गर्त जो है वो कौन सा है? मैरियाना। मैरियाना गर्त आप बता सकते हैं कि ये प्रशांत महासागर के अंदर है। और ये गर्त इतना गहरा है कि यह पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु कहलाता है। पृथ्वी का क्या कहलाता है? ये सबसे निम्नतम बिंदु। जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये पृथ्वी का सबसे सर्वोच्च बिंदु कहलाता है माउंट एवरेस्ट। तो ये सबसे निम्नतम बिंदु है। 11,033 मीटर यानी 11 किलोमीटर की गहराई इसमें पाई जाती है। फिर देखेंगे सी माउंट, यानी कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित चोटियाँ जो होती हैं उनको सी माउंट कहते हैं, जो कि महासागर के नित्तल पर पाई जाती हैं। और यदि सी माउंट बड़ा हो जाए, मतलब बड़ा कहने का मतलब अगर वो समुद्र तल से बाहर दिखने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भी उसे द्वीप कहेंगे। ये द्वीप जरूरी नहीं है कि ये द्वीप कटक के अंदर ही पाए जाएं, ये द्वीप अकेले भी हो सकते हैं। कटक क्या होता है? कटक होता है अंत सागरीय पर्वतमालाएं। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? अंत सागरीय पर्वत। तो अंत सागरीय पर्वतमाला जो होगी, ठीक है ना, यानी पर्वतों की श्रृंखला। जबकि ये क्या है? एक पर्वत है। ये एक पर्वत है। तो पर्वत की फॉर्म, जैसे हमें बाहर पर्वत मिलते हैं स्थल भाग पे, जैसे पर्वत मिलते हैं, वैसे यहाँ पर उसको सी माउंट कहा जाता है। जैसे पठार पाए जाते हैं, वैसे उन पठारों को महासागर के अंदर क्या कहते हैं? गुयाट कहते हैं। अगले आपने पॉइंट लिखा गुयाट, तो गुयाट में आप लिखेंगे कि महासागर की नित्तल पर पाए जाने वाले सी माउंट का जब ऊपरी हिस्सा लहरों द्वारा अपर्दित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अभी अपर्दित, समुद्री लहरों द्वारा जब ये भाग अपर्दित हो जाता है तो ऊपर से समतल हो जाता है। और समतल हो जाएगा तो वो टेबल जैसा बन जाएगा। कैसा बनेगा? टेबल जैसा बन जाएगा। तो टेबल जैसी स्थलाकृति को गुयाट कहते हैं, जो कि दिखने में एक पठार के समान होता है। इसे हम महासागरीय पठार, समुद्री पठार या फिर गुयाट भी कह सकते हैं। जैसे ये पर्वत है, इसको हम महासागरीय पर्वत भी कह सकते हैं और इसे सी माउंट भी कह सकते हैं। सी क्या मतलब हुआ?
सी का मतलब क्या हुआ? समुद्र, ठीक है। तो माउंट का मतलब क्या हुआ? पर्वत। सी, ये वाला सी है, ध्यान रखना, सी। तो सी माउंट, तो यानी कि ये समुद्री पर्वत, इसका नाम समुद्री पर्वत है, इसका नाम समुद्री पठार है। जबकि समुद्री पठार की जगह हम क्या लिखते हैं? गुयाट लिखते हैं। ऐसे ही इसको हम क्या कहेंगे? समुद्री पर्वतमाला। कट्टक को हम क्या कहेंगे? समुद्री पर्वतमाला या अंत सागरीय पर्वतमाला। तो ये पर्वतों की माला है, इसे कट्टक कहा जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। ये इतनी पूरी की कहानी लिखने के बाद में अब हम एक एक महासागर के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि हिंद महासागर की स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, प्रशांत महासागरी कौन सी हैं और अंध महासागरी कौन सी है। जब आप तीनों की व्याख्या करोगे ना तो आपका पूरा पूरा एक मैटर तैयार हो जाएगा। हमसे पूछ लेता है प्रश्न में, यह पूछेगा या तो सीधा सीधा प्रश्न आपको ये देगा कि महासागरीय नितल की बनावट को समझाइए, महासागरीय उच्चावच को समझाइए, समुद्र तल की बनावट को समझाइए, और या इसके अलावा अगर क्वेश्चन उसने देना हुआ तो वो ये कहेगा प्रशांत महासागर के नितल की बनावट को समझाइए। अब प्रशांत महासागर का उसने नितल पूछा है, तो उससे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, महासागरीय नितल की बनावट से शुरुआत करेंगे कि हमें महासागर के अंदर क्या क्या मिल सकता है। हमें ये पूरी पॉसिबिलिटी है, ये हमने पूरा किया, इसकी हमने व्याख्या की, और उसके बाद हम लेंगे किसको? प्रशांत महासागर को। प्रशांत महासागर को आपने कैसे बनाना है? तो यहाँ पर ध्यान देना भी, ये हमारे पास में उत्तरी अमेरिका है और उसके बाद में ये हमारे पास में दक्षिण अमेरिका है। इस तरीके से ये आपने डायग्राम बनाना, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से जाती है भूमध्य रेखा और इस तरफ हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा एशिया, ये एशिया हो गया हमारे पास में, और नीचे हमारे पास आ गया कौन सा? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में से जो निकलती है वो मकर रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिको से जो निकलती है वो हमारे पास में है कर्क रेखा है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये बनाएंगे, कर्क रेखा, भूमध्य बना के देखो बन जाएगा क्या, और मकर रेखा। क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी नहीं आएगा, तो अभ्यास सबसे ज़रूरी है। तो ऐसा करके आपने एक तरफ बना दिया नॉर्थ अमेरिका और एक तरफ आपने बना दिया साउथ अमेरिका, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास में एशिया और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा का पूरा बीच में है हमारे पास में प्रशांत महासागर। तो जब प्रशांत महासागर की चर्चा शुरू हो रही है तो पहले तो आप ये लिखेंगे कि प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर। जबकि यहाँ पे लिख सकते हो, जबकि पूरी 7 महाद्वीपों का जो क्षेत्रफल है ना वो कितना है? 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जो हमारे 7 महाद्वीप है ना, तो महाद्वीपों का क्षेत्रफल तो 14 करोड़ है, जबकि अकेले प्रशांत महासागर का 16 करोड़ है। तो मतलब अकेला प्रशांत महासागर इनसे बड़ा है 7 महाद्वीपों से। तो ये बात वैसे लिखी जा सकती साथ में, क्योंकि ये बातें जब आप ऐसी बात लिखोगे ना तब एग्जामिनर को वास्तव में लगेगा कि वो कुछ ना कुछ आपको हटके याद ध्यान है। मतलब आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपने रटा रटाया काम नहीं किया हुआ है, मतलब आपको नॉलेज थी, अपनी नॉलेज को भी आपने बयां किया है। यही चीज़ तो हमें चाहिए। एग्जामिनर क्या चाहता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको किताबी कीड़ा बनना है कि जो आप किताब में लिखा आपको वही लिख करके आना, नहीं, जो आपको आता है ना आप वो लिखो। एक बात ये ध्यान रखना, आप किसी की मत सुनो कि कौन सा सर क्या कहता है कि भी ऐसे करो, पेपर को ऐसे करो, नहीं, आप अपने दिल की सुनो कि आपको कौन सा मैटर आता है, ठीक है ना। एक बात नोट कर लेना, आपको जो भी मैटर आता है ना सबसे पहले उस मैटर की आप एक इंडेक्स बनाओ, उसकी एक सूची बनाओ। अभी हाल फिलहाल में घर पे जाके क्या करना, जो भी मैटर आपको आता है जो आपने तैयार किया था पहले उसको लिखो कि आपको आता कौन कौन सा उनमें से। मैंने 13 क्वेश्चन आपको बता दिए अब काट के, 13 में से आपको कितने आते हैं? मान लो आपको 5 आते हैं, 6 आते हैं, जितने भी आते हैं ना पहले उनको रिवीजन करो अच्छे से, पहले वो अपने परमानेंट फिक्स कर दो, और ध्यान रहे कि हर यूनिट में से एक एक जरूर होना चाहिए। फिर दूसरी बात, मान लो कि एंड टाइम पे आपके पास में मैटर नहीं जुड़ रहा, कि बस वो 5 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे, आप 5 ही याद आ रहे हैं आपको,
तो उसकी चिंता नहीं करनी, टेंशन छोड़ दो। एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद में जो आता ना आपको वही लिख के आना है, आपको अपनी तरफ से लिख के आना है। आपको ये नहीं देखना कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। एग्जामिनर की बात अपने आप वहाँ पे सेट हो जाएगी जब आपको याद होगा कि आपको लिखना क्या क्या है वहाँ पे। समस्या क्या होती है कि जब जैसे हम वहाँ पे प्रश्न देखते हैं ना कि प्रश्न आ गया है अंध महासागर के नित्तल की बनावट, और अब कहानी आ गई कि भी अंध महासागर तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा था महासागर नित्तल की बनावट पढ़ी थी। तो वहाँ पे एक बार भी आपके दिमाग में वो डाउट बैठ गया ना तो फिर आपको ये भी नहीं याद आएगा कि मेरे पढ़ा क्या था। इसलिए ये समझना कि उसने अंध महासागर के नित्तल की बनावट पूछी है ना, तो आप आगे वाला पॉइंट हटा दो, अंध महासागर हटा दो, सीधा लिख देखो महासागर के नित्तल की बनावट। मतलब अब आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, महासागर के नित्तल से शुरुआत करनी है, समझ गए। चले फिर आगे। अब आपके पास में प्रशांत महासागर बन गया, ऐसा प्रशांत महासागर बना देना। इसमें एक बात ध्यान रख लेना थोड़ी सी, वो कौन सी, कि इस तरफ का जो हमारा क्षेत्र है ना, ये जो एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा एरिया है ना, ये एरिया का जो महासाद्वीपीय मगन तट जो है ना, ये महाद्वीपीय मगन तट जो है लंबे हैं। ये महाद्वीपीय मगन तट कैसे हैं, लंबे हैं। यहाँ महाद्वीपीय मगन तटों की लंबाई ज़्यादा है, मतलब ढलान बहुत ही स्लो होगा। जबकि इस तरफ जो है यहाँ पर हमें महाद्वीपीय मगन तट नई के बराबर नहीं मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पे क्या मिलेगा, महाद्वीपीय ढाल मिलेगा। अब बताओ मुझे कि महाद्वीपीय ढाल और मगन तट में क्या अंतर है। महाद्वीपीय ढाल और मगन तट में क्या अंतर है। मगन तट का नाम ही मगन है। मगन समझते हो क्या होता है, किसी काम में मगन हो जाना। मगन मतलब उसमें लीन हो जाना, मतलब उसमें स्लो धीरे धीरे उसमें डूबते जाना, उस काम के अंदर डूबते जाना। सेम वैसे ही ये जो मगन तट है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आप महासागर के अंदर की ओर जाएंगे वैसे धीरे धीरे उसमें डूबते जाएंगे, धीरे धीरे। और महाद्वीपीय ढाल, ढाल का मतलब क्या हुआ, एकदम से नीचे गिरना। तो ये दोनों में ध्यान रखना। तो प्रशांत महासागर में आप बता सकते हो कि इसका जो पूर्वी तट है वहाँ पर हमें मगन तट नहीं मिलते, ढाल मिलते हैं। जबकि पश्चिमी तट पर हमें क्या मिलते हैं, महाद्वीपीय मगन तट मिलते हैं। ये होगी विशेषता। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वो है महासागरीय गर्त। क्या है भी, गर्त जो है ना, ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। यहाँ पर एक गर्त पाया जाता है, ऐसे करके ना, यहाँ ऐसे गर्त बना देना, ठीक है, और ये लिख देना कि ये गर्त है। यहाँ पर इधर ढाल मिल रहा है, ढाल के जस्ट साथ में गर्त मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ पे ढाल है ना उसके जस्ट बाद में क्या मिलेगा, गर्त मिलेगा। खाड़ी यहाँ पे हमें मिलेगी देखने को, यहाँ हमें देखने को खाड़ी मिलेगी गहरी, ठीक है। और ये जो है ना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, इस वाली खाड़ी को, क्योंकि इसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है, 11,033 मीटर है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। पहले हमने देखा कि पश्चिमी जो तट है उसमें मगन तट अधिक हैं, पूर्वी तट पे मगन तट नहीं पाए जाते। फिर आ गया हमारे पास में कि गर्त है इसमें। नेक्स्ट उसके बाद में देखेंगे, नेक्स्ट इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें बहुत से द्वीप पाए जाते हैं। 20,000 से भी अधिक इसमें क्या है, द्वीप होना, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से द्वीप बना देंगे। इस एरिया में द्वीप बहुत ज़्यादा है, इस एरिया में, ठीक है। तो ये हो गया द्वीप। आई बात समझ में, इस तरीके से। तो हमें क्या क्या चीज़ें, हमें क्या क्या बताना था कि महासागर में जाने पर हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें मगन तट मिलते हैं जो कि पश्चिमी प्रशांत में सबसे ज़्यादा हैं और पूर्वी प्रशांत में नहीं है। दूसरा पॉइंट, महाद्वीपीय ढाल जो कि पश्चिम में कम है और पूर्व में अधिक ढाल है। जहाँ ढाल अधिक है वहाँ पर क्या मिलेंगे, गर्त। उधर गर्त ज़्यादा मिलेंगे, लंबे लंबे मिलेंगे, परंतु गहरा गर्त जो है वो पश्चिम की तरफ है। उसके बाद में सी माउंट, तो सी माउंट छोड़ दो क्योंकि द्वीप मिल रहे हैं। उसकी प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उसमें सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं और कटक पाए जाते हैं। बस ये इतनी कहानी लिख करके आपका प्रशांत महासागर कंप्लीट है। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो अंध महासागर आएगा अभी। नेक्स्ट अगला कौन सा है,
अंध महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है। तो अंटार्कटिक महासागर में भी आपने वैसे ही करना है। ये हो गया हमारे पास में उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद में आ जाएंगे दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ऊपर वाली कर्क और नीचे वाली मकर रेखा यहाँ पे हो गया। इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ जो आता है वो है अफ्रीका, और अफ्रीका में से तीनों ही लाइनें गुजरती हैं, और अफ्रीका के जस्ट ऊपर हम मिलता है यूरोप। ये हो गया यूरोप, हो गया इस तरीके से। और यहाँ पर हो गया हमारे पास में कौन सा, ग्रीनलैंड। इस ग्रीनलैंड की वजह से अब इसकी जो आकृति हो गई, इसकी जो आकृति है वो कैसी हो गई भी, ऐसा आकार की हो गई। ये आकृति होगी इसकी ऐसा आकार की। अब ये जो ऐसा आकार में जो ये मैंने बनाया है ना, जो अंदर वाला, ये इसका आकार भी ऐसे जैसा है। और दूसरी बात इसकी विशेषता है, ये वाली क्या विशेषता है, इसको कहेंगे अंटार्कटिक, मध्य अंटार्कटिक कटक, मध्य अंटार्कटिक कटक। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, अंटार्कटिक कटक। सबसे लंबा जो कटक अगर पाया जाता है तो वो कहाँ पे पाया जाता है, अंटार्कटिक महासागर में पाया जाता है, जो कि उसके बिल्कुल सेंटर में है, मध्य में है। ओके, ये इसकी विशेषता होगी। दूसरी बात देख लेंगे, अगर मगन तट की बात करें तो इसके मगन तट जो हैं वो यहाँ पर हमें अधिक मिलेंगे। ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा मगन तट का क्षेत्र है, यहाँ पे यहाँ इसके मगन तट हैं, ये हो गए, ये इसके दोनों तरफ मगन तट भी हो गए हैं, और बिल्कुल इसके सेंटर में बीच में क्या मिल रहा है, हमें कटक भी मिल रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता कटक है। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो थी गर्त। गर्त उसमें सबसे ज़्यादा थे। इसमें भी गर्त पाए जाएंगे लेकिन इसमें कम होंगे भी। यहाँ है इसका सबसे गहरा गर्त, इस क्षेत्र में, ये इसका गर्त हो गया। ठीक है, ये कहानी इसकी यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो इसके 3 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। मगन तट की बात करोगे, मगन तट के बाद में डाल की भी बात करोगे, और उसके बाद में आप गर्त की बात करोगे। कटक हो गया, ये हो गए इसके डाल। इतना सा डायग्राम आपने इसमें बना देना है, क्योंकि ये डायग्राम जो बना रहे हो ना, ये डायग्राम अपने को काम आएंगे, आगे जलधारा के अंदर भी काम आएंगे, इसलिए बनाना आवश्यक है कि आप बना लो तो बेहतर है अभी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आता है हमारे पास में हिंद महासागर। हिंद महासागर की चर्चा करें तो यहाँ पे आता है हमारा इंडिया, यहीं से शुरुआत करेंगे, भारत से। और इस तरफ आ गया हमारे पास कौन सा भी, अफ्रीका। ये है अफ्रीका, ये होगा ऊपर एशिया, और इस तरफ हो गया हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया क्लियर। अब इसकी यदि हम चर्चा करें तो ध्यान रहे, भारत के इस हिस्से में पश्चिमी तट पर, भारत का पश्चिमी तट, यहाँ पर हमें मगन तट नहीं मिलेंगे, यहाँ सीधा सीधा हमें डाल मिलेगा। ठीक है, जबकि इस तरफ हमें क्या मिलेंगे भी, मगन तट मिलेंगे, यहाँ पर हमें मगन तट मिलेंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि हिंद महासागर के 2 हिस्से हैं, ऊपर 2 हिस्से हैं हिंद महासागर के, क्योंकि हिंद महासागर की आकृति कैसी है अभी, एम आकार की है। कैसी आकृति इसकी, एम आकार की इसकी आकृति है, और इस एम आकार में इसके 2 हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा बनता है हमारे पास में अरब सागर, जानते हैं इसको, नाम सुना है अभी अरब सागर का। एक तरफ हमारे पास में अरब सागर है और दूसरी तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी भी, बंगाल की खाड़ी। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि बंगाल की खाड़ी में,
बंगाल की खाड़ी में मगन तट अत्यधिक लंबे हैं और अरब सागर में जो मगन तट हैं वो ना के बराबर पाए जाते हैं। आई बात समझ में? ये बात आपने यहाँ पे लिखनी है। और जब बात आएगी महाद्वीपीय ढाल की, तब आप क्या लिखोगे कि महाद्वीपीय ढाल में अरब सागर में ढाल अधिक पाया जाता है और बंगाल की खाड़ी में ढाल कम पाया जाता है। ढाल विपरीत हो जाएगा उसका, सीधी सी बात है। देखो मगन तट अगर लंबे पाया है ना तो ढाल कम होगा, और अगर मगन तट छोटा है तो ढाल अधिक होगा। चलिए, दो बातें होगी। इसके बाद आप देखेंगे ये अरब सागर हो गया, ओके, इसमें द्वीप आ जाएंगे। एक दो द्वीप के नाम दे दो और एक गर्त का नाम दे देना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में सुंडा और जावा, तो सुमात्रा और जावा जो है हमारे पास में यहाँ पे दो द्वीप हैं इंडोनेशिया के, और इधर है मेडागास्कर, इसका सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर हो गया। यहीं पर ही जावा द्वीप के पास में ही हमें सबसे बड़ा गर्त भी मिलेगा जिसका नाम है जावा बे, ठीक है। इसका नाम क्या था? सुमात्रा, सॉरी सुमात्रा। ये हमारे पास यहाँ पे गर्त मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये गर्त हो गया, और बीच में यहाँ पे एक दो कटक बना देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कटक बना दो, ये इसके कटक है। तो कटक मध्य में, कटक ज़्यादातर जो होते हैं ना वो हमेशा मध्य में ही पाए जाते हैं। कटक कहाँ पे पाए जाएंगे? मध्य महासागर में ही मिलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखलाएं बनती किससे हैं? ये कटक जो है ये किससे बनते हैं? ये जब दो प्लेटें अलग होती हैं ना तब बीच में उसके ज्वालामुखी की कतार बनती है, बिल्कुल लंबी। ज्वालामुखी उद्गार की वजह से उसमें चोटियाँ बन जाती हैं, और वो चोटियाँ सारी की सारी आपस में मिलकर क्या बन जाती हैं? कटक बन जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जब आप ज्वालामुखी का टॉपिक करेंगे ना तो ज्वालामुखी टॉपिक में यदि आपको पूछा गया कि ज्वालामुखी वितरण को समझाइए, वितरण को दर्शाइए, समझाइए, तब आपने ध्यान रखना है इस पेटी में ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा दिखाने हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ज्वालामुखी से ही बनी है सारी की सारी, पूरा कटक ज्वालामुखी से बना है। एक ये ज्वालामुखी का सबसे बड़ा क्षेत्र है, दूसरा ज्वालामुखी का सबसे बड़ा क्षेत्र है ये वाला, ये रिंग ऑफ फायर, क्या कहते हैं इसको भी? रिंग ऑफ फायर। तो इसका नाम कहते हैं कि परिप्रशांत पेटी। जो परिप्रशांत पेटी है, प्रशांत के चारों ओर परिधि, तो परिप्रशांत पेटी जो है ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी का क्षेत्र है। तो यहाँ आपने ज्वालामुखी के लिए भी आपको ये विश्व का डायग्राम जो है वो बनाना बेहतर है कि अगर आप बनाना सीख लें तो इस तरीके से आपने सीखना है, ठीक है। और जब भूकंप की बात करेगा तो भूकंप के अंदर भी जहाँ ज्वालामुखी आ रहा है वहाँ भूकंप तो आएगा ही आएगा, तो वहाँ पर भी इसको बना देना है। क्लियर? ओके, चलें आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा में आपने ये देखना कि आपको पूछ लिया, मान लेते हैं कि आपको पूछ लिया जाए कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बताइए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत बताइए। अब बात तो हो रही है सिद्धांतों की, लेकिन शुरुआत हम यहीं से करेंगे। तो क्या शुरुआत करनी है देख लें जल्दी से। सबसे पहले ज्वार किसे कहते हैं? अभी किसे कहते हैं ज्वार? पहला पॉइंट आपने ये बनाना है कि महासागरीय जल का तट की ओर ऊपर उठना, तट की ओर आगे बढ़ना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। और भाटा किसे कहते हैं? नीचे की ओर आना, उसे भाटा कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा ये डायग्राम बना सकते हैं कि जब इधर ज्वार आएगा तो दूसरे तट पे क्या आएगा? भाटा आएगा, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है? ये जो है ये तो है समुद्र तल, समुद्र तल, और ये ऊपर की ओर जो उठा हुआ बिंदु है ये है ज्वार बिंदु, ठीक है, ज्वार। और नीचे की ओर जो है वो है भाटा, जो नीचे की ओर आया हुआ ना ये वाला जैसा है ये भाटा है, ऊपर वाला ज्वार है, और ये कौन सा है? समुद्र तल है। तो समुद्र तल से ऊपर की ओर उठना ज्वार और नीचे की ओर बैठना भाटा कहलाता है। और इसे हम कहते हैं दोलन बिंदु, ठीक है। क्या कहते हैं? दोलन
बिंदु। इसका दूसरा नाम भी एक, हाँ, निकल पॉइंट, निक पॉइंट, निक बिंदु, हाँ निक बिंदु इसको कहते हैं। तो वो ध्यान रखना, ये निक बिंदु है, ठीक है। तो ये एक सिद्धांत ही है अपने आप में, ये एक सिद्धांत है। निक बिंदु एक सिद्धांत है, दोलन बिंदु, निक बिंदु आप इसमें लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत के अंतर्गत जब एक तट पर ज्वार आता है तो विपरीत तट पर बाटा आता है। तो ये अपना एक सिद्धांत बन गया। नेक्स्ट, ज्वार बाटा की परिभाषा हो गई। उसके बाद में हम बताएंगे ज्वार बाटा की उत्पत्ति के कारण, ज्वार की उत्पत्ति के कारण। तो उत्पत्ति का कारण, अब इसमें देखिएगा सबसे पहले एक कारण तो हम लिखेंगे चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति। क्या लिखेंगे अभी? आकर्षण शक्ति। तो इसके अंदर हमें व्याख्या करनी है कि चंद्रमा और सूरज जो है वो पृथ्वी पर अपने आकर्षण शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिससे ज्वारीय बल कहा जाता है। क्या कहते हैं अभी? ज्वारीय बल कहा जाता है। तो ज्वारीय बल के द्वारा ज्वार की उत्पत्ति होती है। ये हमारा दूसरा सिद्धांत बन जाएगा यहाँ से कि चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति या ज्वारीय बल को उत्पत्ति का कारण माना जाता है। ये हो गया। अब इसमें चंद्रमा और सूर्य का जो ज्वारीय जो बल है ना, वो किस अनुपात में, ध्यान रखना, 11:5, 11:5 के अनुपात में है। क्या चीज़ है? आप सीधा सीधा ये समझो कि चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति सूर्य की तुलना में दुगनी है। बस एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति सूर्य की तुलना में दुगनी है। वो ज़्यादा जोर लगा करके अपनी ओर पृथ्वी को खींचता है। अब पृथ्वी तो इसकी ओर आएगी नहीं। अब पृथ्वी को ज़्यादा जोर से क्यों खींचता है? तो इसके लिए एक चीज़ बना लो यहाँ पे। वो क्या है? ये है हमारे पास में सन, और सन के अराउंड कौन है? अर्थ। सन के अराउंड में चलती है अर्थ। तो अर्थ का और सन का जो डिस्टेंस है वो एवरेज अगर माना जाए, औसत जो इसकी दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर की। कितनी भी? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर, 1 लाख, 1 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है पृथ्वी और किसके? सूरज के बीच में। जबकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है मून, तो ये कितनी है? ये है 4 लाख किलोमीटर। कितनी भी? 4 लाख किलोमीटर। अब चंद्रमा और सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 4 लाख किलोमीटर, और दूसरी तरफ देखा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर। तो दूर कौन है? सूरज दूर है। इसीलिए सूरज की जो ज्वारीय शक्ति है वो 5 इकाई है, और जबकि चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है वो कितनी है? 11 इकाई है। तो ये डायग्राम बना करके ये पॉइंट आपने यहाँ पे बताना है। क्लियर हुई इतनी बात? ओके। नेक्स्ट, दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट इसका। पहला पॉइंट क्या है? ज्वार की उत्पत्ति का कारण क्या है? चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति, जिसे क्या कहते हैं? ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय बल कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण जिसे हम कहेंगे संतुलन, संतुलन शक्ति। क्या कहेंगे जिसको हम? संतुलन शक्ति हम जिसको कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिला करके अब हम ज्वार की उत्पत्ति करवाते हैं कि ज्वार कैसे उत्पन्न होता है या ज्वार किसे कैसे होगा, ठीक है। हो गया क्लियर इतनी बात यहाँ पे? चलिए देखिए। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ हम शुरुआत करते हैं, डिसाइड करेंगे अपन क्या? ज्वार का समय, ज्वार का समय, ठीक है। अगला पॉइंट आ गया हमारे पास में। सबसे पहले हमारे पास में था परिभाषा, एक बिंदु। दूसरा बिंदु था ज्वार की उत्पत्ति के कारण, 2 बिंदु। और तीसरा बिंदु है ज्वार का समय, और चौथा बिंदु आएगा ज्वार के प्रकार, ठीक है। 4 बिंदु हमने देने हैं। तो ये तीसरा बिंदु है, ठीक है।
ज्वार का समय कैसे डिसाइड होता है, तो देखिए जरा, अब ज्वार की उत्पत्ति में सबसे बड़ा हाथ किसका है? अभी ज्वार की उत्पत्ति में सबसे बड़ा हाथ किसका है? मून का है, चंद्रमा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में चंद्रमा, ठीक है, मून, ये है मून। अब मून क्या करेगा? अभी जहां पर भी मून पृथ्वी के सामने, क्योंकि पृथ्वी के तो चारों ओर घूमता ही है, तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जिस भी देशांतर के सामने मून रहेगा, ठीक है, जहां पे भी रहेगा वहां वो अपना बल लगाता रहेगा, जैसे जैसे घूमता रहेगा उस तरफ खींचता रहेगा। मतलब आप जैसे मान लो कि लोहे के कण कहीं पे पड़े हों और चुंबक को अगर उसके चारों तरफ घुमाओगे तो जहां जहां चुंबक जिस तरफ सामने होगी वहां के कण जो हैं उसकी ओर खींचेंगे, बाकी सबके अपनी जगह पे रहेंगे, वो इस तरीके से घूमते रहेंगे। तो वैसे ही सेम यहाँ मान लो चंद्रमा आ गया, चंद्रमा आ गया ए बिंदु के सामने, ए बिंदु के सामने, और ए के जस्ट विपरीत कौन है? बी बिंदु है। ए बिंदु के जस्ट विपरीत बी बिंदु है, एक तरफ ए है। अब सामने कौन है? ए बिंदु। तो ए बिंदु पर चंद्रमा अपना ज्वारीय बल लगाएगा, अपनी आकर्षण शक्ति लगाएगा, तो ए बिंदु पर क्या आएगा? पानी ऊपर उठेगा, चंद्रमा की ओर उठने का प्रयास करेगा, ऊपर उठेगा। तो ए बिंदु पर जब ज्वार आएगा ना, इस ज्वार को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्वार कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्वार कहेंगे। तो ये किसकी वजह से आ रहा है? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति की वजह से आ रहा है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो क्या करेगा? इसको पीछे खींचेगा, पीछे खींचेगा तो ज्वार थोड़ी आएगा, क्या आएगा? अभी भाटा आना चाहिए था, भाटा आना चाहिए ना। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया आपको? मैंने यहाँ लिखवाया है ज्वार की उत्पत्ति के कारण, यानी इससे भी ज्वार की उत्पत्ति होती है और इससे भी ज्वार की उत्पत्ति होती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो होता है पीछे की ओर खींचना, वो तो ऊपर जो उठने वाला पानी है उसको पीछे खींचेगी पृथ्वी, तो फिर ज्वार कैसे आ सकता है? तो देखिए जरा, ज्वार क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण इसका कारण क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के इस बिंदु से अगर ज्वार पानी ऊपर उठ रहा है तो पृथ्वी इसको पीछे खींचने की बजाय इस बी बिंदु पर पानी ऊपर उठा देगी। बी बिंदु से पानी क्या कर देगी? ऊपर उठा देगी। क्यों ऊपर क्यों उठाएगी? बैलेंस करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए बी बिंदु पर उसने पानी ऊपर उठा दिया। ऊपर उठना मतलब ज्वार, इसका मतलब ज्वार के पीछे अकेले चंद्रमा और सूर्य का काम नहीं है, और किसका हाथ है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भी हाथ है। इसलिए तो मैंने वहां लिखवाया आपको कि संतुलन शक्ति इसको आप कहेंगे। तो ये जो बी बिंदु पर जो ज्वार आ रहा है ये कैसा है? अप्रत्यक्ष ज्वार आ रहा है। ये कैसा आया? अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा। अब सेम, अब पृथ्वी चंद्रमा जो है वो घूमेगा कितने टाइम में पूरा चक्कर करता है पृथ्वी का? 27.5 दिन में। 27.5 दिन में चंद्रमा जो है वो एक चक्कर पूरा करता है, जबकि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी क्या करती है? 24 घंटे में, कितने? 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो अब हम देखते हैं कि 12 घंटे बाद क्या स्थिति बनने वाली है। सेम डायग्राम बनाएंगे, सेम यहां पर इस तरीके से करेंगे। अब चंद्रमा जो है 12 घंटे बाद में चंद्रमा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा तो 27 दिन में राउंड लगाता है, तो 12 घंटे में उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए चंद्रमा को तो हम रखेंगे वहीं पे ही, थोड़ा सा भले ऊपर कर लो, चंद्रमा वहीं रहेगा। लेकिन 12 घंटे बाद में यहां पर कौन आया? बी बिंदु चंद्रमा के सामने आ गया ना, और यहां पर कौन है? क्योंकि पृथ्वी का पूरा राउंड 24 घंटे का है, तो आधा राउंड तो 12 घंटे का ही हुआ ना, तो आधा राउंड हुआ, ए यहाँ चला गया, बी यहाँ पे आ गया, तो आधा राउंड ही हुआ ना। तो अब क्या होगा? अब बी बिंदु पर क्या होगा? अभी ज्वार आएगा। बी बिंदु पर ज्वार जो आएगा वो कैसा आएगा? प्रत्यक्ष। अब ए बिंदु पर जो ज्वार आएगा वो कैसा आएगा? अप्रत्यक्ष। तो ए बिंदु पर पहले ज्वार आया था, फिर वापस ए बिंदु पर ज्वार आया, भले वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एक ही बिंदु पर एक ही दिन में कितने ज्वार आए? 2 ज्वार आए। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक तट पर प्रतिदिन 2 ज्वार आते हैं। 2 ज्वार
क्योंकि हमारा पॉइंट क्या चल रहा है, ज्वार का समय। तो ज्वार का समय हमने डिसाइड कर दिया कि प्रत्येक तट पर प्रतिदिन यानी 24 घंटे में कितने ज्वार आएंगे, 2 ज्वार आएंगे। ये समय हो गया इसका डिसाइड, ओके। लेकिन एक ज्वार से दूसरे ज्वार में कितना टाइम लग रहा है, एक ज्वार से दूसरे ज्वार के मध्य समय कितना लग रहा है, बताओ जरा, बताओ कितना। एक ज्वार से लेकर दूसरा, देखो ए बिंदु पर ज्वार आया था, फिर से ए बिंदु पर ज्वार आया, भले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कितने टाइम बाद आया, कितने टाइम बाद आया, कितने टाइम बाद आया, 12 घंटे। 12 घंटे कहो ना कि 12 घंटे में आधा घूम गई पृथ्वी। लेकिन 12 घंटे में चंद्रमा भी थोड़ा बहुत खिसका होगा। कितना खिसका होगा, वो इतना खिसका है जितना उसके बराबर होने में इसको 26 मिनट का टाइम लगेगा। पृथ्वी को वो खिसका हुआ गैप पूरा करने के लिए 26 मिनट और लेने पड़ेंगे। यानी एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच में जो टाइम लगता है ना, वो कितना लगता है, 12 घंटे 26 मिनट का समय लगता है। एक ज्वार से दूसरा ज्वार आएगा, सीधा सीधा देखा जाए तो 12 घंटे में आ जाना चाहिए था। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि 12 घंटे में चंद्रमा थोड़ा बहुत तो आगे गया होगा। अब अगर वो थोड़ा बहुत भी आगे गया हुआ तो पृथ्वी का वो ए बिंदु अभी तक उसके सामने तो नहीं आया, तो उसको सामने जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको 26 मिनट और लगेंगे उसके सीध में होने के लिए। तो 12 घंटे 26 मिनट बाद में ज्वार आता है। चलिए, तो एक दिन में 2 ज्वार बांटा, 2 ज्वार आएंगे तो ज्वार के बाद बाटा भी तो आएगा ना। तो 2 ज्वार बाटा का कुल समय, 2 ज्वार बाटा का कुल समय कितना होता है, 2 ज्वार बाटा का 24 घंटे 52 मिनट, कितना भी 24 घंटे 52 मिनट इसका फुल टाइम होता है 2 ज्वार बाटा को कंप्लीट होने में। आया कितने डिस्टेंस बाद में, 12 घंटे 26 मिनट बाद में आ गया। पहले एक ज्वार आया, फिर उसके 12 घंटे 26 मिनट बाद में दूसरा ज्वार आ गया। लेकिन एक ज्वार के बाद में आगे हमें जो टाइम लगेगा ना, वो टोटल हमें ज्वार बाटा को पूरा होने में जो टाइम लगता है वो है 24 घंटे 52 मिनट का टाइम होता है। कैसे, देख लें, 1 मिनट रुपए। यहां देखें, एक ज्वार आएगा, उस ज्वार के बाद में एक बाटा आएगा, उस बाटा के बाद में फिर से ज्वार आएगा, और उस ज्वार के बाद में फिर से बाटा आएगा। फर्स्ट में अब इस ज्वार से लेकर के इस ज्वार तक का टाइम कितना है, ये टाइमिंग कितनी है, 12 घंटे 26 मिनट की टाइमिंग है। ठीक है, ये तो टाइमिंग है 12 घंटे 26 मिनट। ऐसे ही बाटा से बाटा की टाइमिंग कितनी होगी, 12 घंटे 26 मिनट। ठीक है, अब इस ज्वार से, इस ज्वार की शुरुआत से लेकर के इस बाटा के खत्म होने तक का टाइम कितना है, तो ये तभी कहलाएगा ना एक ज्वार बाटा, ये दूसरा ज्वार बाटा। तो दोनों का टाइम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे 52 मिनट। अब ऐसा क्यों लगता है, ध्यान रहे, एक ज्वार के बाद में बाटा कितनी देर बाद आएगा, ज्वार के कितनी देर बाद बाटा आएगा, तो वो है हमारे पास में 6 घंटे 13 मिनट। यानी एक बात को कंप्लीट होने में, एक ज्वार को कंप्लीट होने में 6 घंटे 13 मिनट लग रहे हैं। एक बाटा के लिए भी 6 घंटे 13 मिनट, तो फिर दोनों के लिए कितने लगेंगे, 6 घंटे 13 मिनट इसके, 6 घंटे 13 मिनट इसके, तो कितने हुए, 12 घंटे 26 मिनट। अब 12 घंटे 26 मिनट इन दोनों के और 12 घंटे 26 मिनट इन दोनों के, कितने हुए, 24 घंटे 52 मिनट। बस नहीं, ऐसे करके ये इसकी कुल टाइमिंग बनती है, ज्वार का समय ये निर्धारित हो गया। क्लियर, अब आगे चले। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ज्वार बाटा, ज्वार के प्रकार, ज्वार के प्रकार। ठीक है, ये लास्ट बिंदु पढ़ेंगे। इसके बाद जलधाराओं का मैं आपको एक डायग्राम भेजूंगा, वो डायग्राम चेक कर लेना। ठीक है ना, उसमें जलधाराएं दी हुई हैं सारी की सारी। इस टॉपिक लास्ट को देख लीजिए। सबसे पहले
ज्वार जो है वो किस प्रकार का है, एक दीर्घ ज्वार और एक होगा हमारे पास में लघु ज्वार। लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार की स्थिति क्या होती है? देखो दीर्घ ज्वार कब होएगा? नॉर्मल तो सामान्य ज्वार आता ही आता है, नॉर्मल सामान्य ज्वार हम मानते हैं कि सामान्य ज्वार तो प्रतिदिन आता है, प्रत्येक तट पर आता है। तो फिर दीर्घ ज्वार, एक्स्ट्रा ज्वार हुआ ना, अलग से ज्वार हुआ, इसीलिए यह प्रकार में आएगा। तो दीर्घ ज्वार जो है ये कब आता है? ये आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक सिद्ध में हो। ये तीनों क्या होंगे? एक सिद्ध में हो। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में हो। तो ये स्थिति कब हो सकती है? ये तो या तो चंद्रमा आगे आ जाए तब तीनों एक सिद्ध में हो जाएंगे, या फिर चंद्रमा क्या हो जाए, पीछे चला जाए। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, या तो तीनों एक सिद्ध में ऐसे हो सकते हैं या ऐसे तीनों एक सिद्ध में हो सकते हैं। ये स्थिति कब बनती है? चंद्रमा जब दोनों के बीच में आता है वो कब बनती है? अमावस्या को बनती है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो खुद की लाइट से तो चमकता नहीं है, सूरज का प्रकाश पड़ता है तो वो चमकता है। तो सूरज का प्रकाश पहले यहाँ पड़ेगा और फिर हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये स्थिति तो है हमारे पास में कब की? पूर्णिमा की। और ये स्थिति कौन सी है? अमावस्या की। तो ध्यान रहे, अमावस्या और पूर्णिमा को क्या आता है? दीर्घ ज्वार आता है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें लिखना क्या है हमें? थ्योरी क्या है इसकी? तो आप लिखोगे दीर्घ ज्वार के समय ज्वार की ऊंचाई सामान्य से 20% अधिक होती है। सामान्य से क्या होती है? 20% अधिक ऊंचा ज्वार होता है। और बाटा के समय वो 20% अधिक नीचे तक बाटा जाता है। कब? दीर्घ ज्वार के समय। मतलब पानी नॉर्मली जो पानी है, नॉर्मली उसकी ऊंचाई यहाँ तक थी, ये हमारे पास में ज्वार, ये हमारे समुद्र तल है। तो नॉर्मल जो है वो मान लेते हैं कि कभी कभार ज्वार अगर आता था तो वो ज्वार यहाँ तक जाता था, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल हाइट है ज्वार की, सामान्य। तो होगा क्या, जब दीर्घ ज्वार आएगा ना तो इससे 20% अधिक बढ़ जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। और पानी यहाँ तक जाता था, ये बाटा था, नीचे तक यहाँ तक जाता था। तो जब दीर्घ ज्वार का समय होगा तब बाटा भी दीर्घ होगा। बाटा भी कैसा होगा? दीर्घ। तो वो 20% अधिक नीचे तक चला जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे करके। फिर उल्टा लघु ज्वार के समय क्या होगा? लघु ज्वार के समय मान लो कि सामान्यतः ज्वार यहाँ तक जाता था, तो अब वो 20% कम ऊंचा जाएगा, उतना नहीं जाएगा, 20% कम नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लघु ज्वार के समय ज्वार की ऊंचाई सामान्य से 20% कम होगी। और ये क्या होगा? दीर्घ ज्वार के समय ज्वार की ऊंचाई सामान्य से 20% अधिक होगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे देखें। यह स्थिति कब बनेगी? लघु ज्वार की स्थिति कब बनती है? लघु ज्वार की स्थिति जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों क्या हो जाएं भी? समकोण पर आ जाएं। कैसे हो जाएं? समकोण पर आ जाएं। अब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा जब यहाँ पे आ जाएगा या फिर यहाँ पे आ जाएगा तब क्या होगी? लघु ज्वार की स्थिति बनेगी। तो ये लघु ज्वार की स्थिति जो होती है ये कब कब बनती है? तो यहाँ अमावस्या थी, यहाँ पूर्णिमा थी। पूर्णिमा के बाद में जो पक्ष आता है उस पक्ष को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जो अमावस्या के बाद में जो पक्ष शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? उल्टा तो नहीं कर रहे अपन? हाँ, तो फिर कृष्ण पक्ष की अंतिम रात अमावस्या होती है। ये हो गया। कृष्ण पक्ष की अंतिम रात क्या बनेगी? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष की अंतिम रात क्या बनेगी? पूर्णिमासी। ठीक है, तो ये हो गया शुक्ल पक्ष।
तो कृष्ण पक्ष की कौन सी दिन है ये? पहला दिन तो होगा नहीं लघु ज्वार के लिए, तो कौन सा, 7वां या 8वां? ऐसे ही शुक्ल पक्ष की 7वीं या 8वीं के दिन क्या होगा, लघु ज्वार आएगा। तो ये दो स्थितियां आपने इस प्रकार से बनानी है। देखो 3 डायग्राम आपके सामने बन रहे हैं यहाँ पे, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के लिए। तीसरा ज्वार कौन सा होता है, तीसरे प्रकार का ज्वार, तीसरा, इसको हम क्या कहेंगे, दैनिक ज्वार। और चौथा ज्वार कौन सा होगा, अर्ध दैनिक, अर्ध दैनिक। तो दैनिक ज्वार किसे कहते हैं, जब दिन में एक ही ज्वार आता है, किसी तट पर दिन में एक ही ज्वार आए तो उसे दैनिक ज्वार कहते हैं। और जहां एक तट पर दिन में 2 ज्वार आते हैं ना, उन ज्वार को अर्ध दैनिक ज्वार कहा जाता है। अब यहाँ पर ये तो बात आपको समझ में आ गई कि जहाँ जिस तट पर दिन में 2 ज्वार आते हैं उन्हें अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। तो दैनिक ज्वार, अभी आपका कहना का ये बनना था कि भी सर आपने कहा था कि प्रत्येक तट पर प्रतिदिन 2 ज्वार आते हैं, तो 2 ज्वार आएंगे तो उनको अर्ध दैनिक कहेंगे। लेकिन कोई ऐसा तट भी होता है जहां पर एक ही ज्वार आए, क्या ये भी हो सकता है? तो ये भी हो सकता है जहां पर एक ही ज्वार आए। अब ये कहां पे आता है, जहां पर ए बिंदु, देखो ज्वार कैसे आ रहा था, ए और बी बिंदु पर ज्वार आ रहा था ना, ये दिन में 2 ज्वार तभी आ रहे थे कि इधर ए पर भी ज्वार आए और बी पर भी आए। लेकिन दिन में एक ही ज्वार वहां आएगा जहां पर मान लेते हैं कि ए पर तो पानी है लेकिन बी पर पानी है ही नहीं, वहां तट नहीं है, वहां तट नहीं है, वहां स्थल है। तो स्थल है तो पृथ्वी संतुलन कैसे करेगी, संतुलन करेगी नहीं वो, क्योंकि स्थल तो वैसे ही ऊंचा होता है। तो संतुलन नहीं करेगी, मतलब ए पर तो ज्वार आएगा लेकिन बी पर ज्वार नहीं आएगा। फिर जब घूम करके बी यहां आ जाएगा और ए यहां आएगा, तो अब बी पर ज्वार आ रहा था ना वैसे तो, लेकिन बी पर तो तट है, तट है ही नहीं, स्थल भाग है। तो क्या यहाँ पे ज्वार आएगा, तट है ना यहाँ पे, तो सॉरी तट नहीं, स्थल है यहाँ पे, तो स्थल पर तो ज्वार आएगा ही नहीं, तो यहाँ ज्वार नहीं आएगा। तो फिर पीछे संतुलन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पीछे की तरफ संतुलन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ए पर ज्वार आएगा तो यहाँ ज्वार नहीं आ रहा, घूम करके जाएंगे तब दोनों पर ही ज्वार नहीं आएगा। फिर वापस ए पर तब ज्वार आएगा जब पूरा ए घूम के आएगा, और तब तक तो टाइम कितना हो जाएगा, 24 घंटे 52 मिनट, यानी एक दिन से ऊपर। इसका मतलब दिन में एक ही ज्वार आता है। तो ऐसे बहुत से तट होते हैं जहाँ पर दिन में एक ही ज्वार आएगा, तो उन्हें दैनिक ज्वार कहेंगे। और जिन तट पर दिन में 2 ज्वार आते हैं उन्हें अर्ध दैनिक ज्वार कहा जाता है। 2 लास्ट में है, कौन सा, एक है हमारे पास में अपभू ज्वार और एक है उपभू ज्वार, ठीक है, 5वां और 6ठा। तो ये क्या स्थिति होती है, तो देखो जिस प्रकार से पृथ्वी कभी सूरज के नज़दीक होती है कभी दूर होती है, तो उसे हम अपसौर और उपसौर कहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा जो होता है वो भी पृथ्वी के कभी नज़दीक होता है तो कभी दूर। मान लो यहाँ पे पृथ्वी है, तो कभी तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी बहुत कम होगी, और कभी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से बहुत दूर चला जाएगा। तो जो दूर वाली स्थिति होती है उसे कहते हैं अप भू, और जो नज़दीक वाली स्थिति होती है उसे कहते हैं उप भू। ये तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अप भू के समय चंद्रमा दूर है तो ज्वार अत्यधिक ऊंचा नहीं होगा, ठीक है। और उपभू के समय दोनों के बीच में दूरी कम है, तो यहाँ ज्वार जो होता है वो सामान्य से थोड़ा ऊंचा जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ज्वार के हमारे पास में कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार ज्वार के हैं। क्लियर है ना।